नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। 3 मार्च एक महत्वपूर्ण दिन है, खासकर तब जब हम उन लोगों की बात करते हैं जो बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। बहरापन जो है उसको जरा भी नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे यहां जागरूकता का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, उससे जुड़े जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कमी, इसके चलते ये मैं नहीं बल्कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यह रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 70 करोड़ लोग बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, हर चौथे में से एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुनने की समस्या आ रही है। 27,000 बच्चे जो भारत में जन्मते हैं सालाना, वो बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इन महत्वपूर्ण विषय पर ज्यादातर मीडिया ध्यान नहीं देता, लेकिन देवभूमि डायलॉग इससे जुड़ी बात आपके सामने रख रहा है ताकि जागरूकता का स्तर भी बढ़े और किस तरह से आप बहरेपन के शिकार होने से बच सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए आज देवभूमि डायलॉग के मंच में हैं डॉक्टर रवि भाटिया। आप जाने माने ENT स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि भाटिया। और सबसे पहले मेरा सवाल यही है। धन्यवाद रमेश जी। मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहा हूं और देखता रहता हूं कि आप हमेशा समाज के भिन्न भिन्न विषयों पे अपनी बात रखते रहते हैं। अमूमन मैं जब भी अपने चैनल के दोस्तों से बात कर रहा था 3 मार्च को लेकर, तो उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों का जिनका मैंने अभी जिक्र किया, डॉक्टर भाटिया, ये कितनी बड़ी समस्या है? एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे उसने दिन निर्धारित किए हुए हैं, कभी वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड हार्ट डे। तो उसी तरह 3 मार्च का, जैसा कि आपने मेंशन किया अभी, कि वो वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। रमेश जी, जैसा मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हमारी सेंसरी इनपुट्स रहती हैं हमारे, यानी ब्रेन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीड होती है सॉफ्टवेयर में, उसके 2 ही रास्ते हैं। या तो हम आंखों से जो देखते हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर यानी हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होता है एज ए मेमोरी, या जो हम सुनते हैं। सुनने के साथ एक और चीज, एक इम्पॉर्टेंट चीज और जुड़ जाती है, बोलने की। अगर हम सुनेंगे तभी समझेंगे और तभी हम बोल भी पाएंगे। तो मतलब सुनना, केवल हियरिंग जो है वो सुनने मात्र तक नहीं है, वो एक ब्रेन का फंक्शन है और वो बोलने का भी फंक्शन है। तो सुनना इज इक्वल टू बोलना। इसीलिए अगर आप देखते होंगे कि जो बच्चे सुन नहीं पाते या जो व्यक्ति बचपन से सुन नहीं पाता, वो बोल भी नहीं पाता। तो ये डॉक्टर भाटिया, ये समस्या आ क्यों रही, सुनने की समस्या आ क्यों रही है? सुनने की एक्चुअली समस्या ऐसा नहीं कि कोई नई समस्या है। नो डाउट कुछ चीजें तो समय के अनुसार ऐड हो रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं तो पुरानी भी बनी हुई थी, जैसे कि कानों की तरफ ध्यान न देना। और हमारे खासकर रूरल एरिया के अंदर बड़ी मेजर समस्या है कि कान बहने लग जाते हैं। कान के पर्दे बचपन में या यंग एज में डैमेज हो जाते हैं। और उसी तरह से बचपन में आजकल हम देखते हैं कि गर्भावस्था में माओं को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, वैक्सीनेशन जिनकी प्रॉपर नहीं होती, तो उनके अंदर, या जन्म से पहले बच्चे पैदा हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है कि कुछ बच्चे पैदाइशी जन्मजात बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। WHO के मुताबिक हिंदुस्तान में 1000 में से 4 से 5 बच्चे जो हैं कम हियरिंग लॉस या कह सकते हैं कि कंप्लीट बहरेपन का शिकार होते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारे रीजंस अब नए ऐड हो गए हैं, जैसे समाज में डिजिटल युग के और लॉकडाउन के दौरान हमने प्रचलन में देखा कि हेडफोन्स, ईयरफोन्स का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। तो इससे होने वाले नुकसान हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे काम करने वाले वर्कर भाई लोग हैं, जो हैवी शोर या उसमें नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, नॉइज पोल्यूशन से जो हियरिंग लॉस है, तो तरह तरह के कारण है जिससे हम अपनी सुनने की क्षमता या वह शक्ति में कमी आ जाती है या खो देते हैं। अब मैं बच्चों से ही शुरू करता हूं डॉक्टर भाटिया। अब जैसे बच्चा हुआ तो हमें कैसे मालूम चलेगा साहब वो सुन नहीं पा रहा है? ना माँ बाप को पता है, ना बच्चे से हम ये जान सकते हैं। तो इस समस्या से कैसे 2-4 जब लोग होते हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है रमेश जी आपका। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है, आजकल तो हर बड़े अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, गायनेकोलॉजिस्ट के पास हियरिंग स्क्रीनिंग नाम का एक नेशनल प्रोग्राम की तरह ही, एक कई कंट्रीज में तो नेशनल प्रोग्राम है
लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नेशनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जी। अगर एक जागरूक माँ बाप हैं वो अपने ईएनटी डॉक्टर या बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास अमूमन उनको पता चल जाएगा कि ये 1 दिन का छोटा बच्चा भी होता है तो उसका भी हियरिंग स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, कोई खर्चीला भी नहीं होता और बच्चे को कोई दुख तकलीफ नहीं होती और कुछ सेकंड का टेस्ट है जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। कुछ बच्चों के अंदर तो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे लो बर्थ वेट हो गए, समय से पहले हो गए, या होने के बाद इंक्यूबेटर में रहे, वेंटिलेटर्स में रहे, या होने के बाद निमोनिया होने के बाद ऐसी एंटीबायोटिक दी गई जो लंबे समय के लिए जो सुनने की शक्ति को खत्म कर देती हैं, या दिमागी बुखार के शिकार हो गए, तो इनके लिए भी स्पेशल मतलब जांच, एक अलग जांच होती है जिससे 100% ये बता देते हैं डॉक्टर्स की बच्चे को कितनी प्रॉब्लम। तो इस तरह के बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारे देश में जो ये डिप्राइव्ड रह जाता है। और कई बार ऐसा भी अक्सर सभी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि बच्चा 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया और बच्चा, माँ बाप आवाज दे रहे हैं लेकिन बच्चा मुड़ की तरफ उनकी तरफ देखता नहीं है। 12 महीने का, 15 महीने का बच्चा जो कि सामान्य तौर पे अगर हम 15 महीने के बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, गला कहाँ है, दिखाओ, लेकिन वो बच्चा नहीं दिखा रहा। पर माँ बाप को भी कोई ना कोई घर में जागरूक व्यक्ति होता है जो बोल रहा होता है कि भाई इसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, फैमिली सिस्टम की, दिखा लेंगे, बोल पड़ेगा, इसका पिताजी भी लेट बोले थे, ये भी लेट सुनेगा, लेट बोलेगा। तो इस प्रकार का भी एक समाज में प्रचलन है कि प्रॉब्लम को हम आंख बंद कर लेते हैं और चीजें जो हैं बाद में समझ में आती हैं कि 2.5-3 साल का हो गया, स्कूल गोइंग, और बच्चा सुनता ही नहीं, तो बोलता भी पैदा नहीं। होते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चे की जांच जरूर करा लें, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। ये हमारे, जैसे हमें पोलियो की खुराक पिलानी है, अब हमें पता है कि बच्चे को हुआ है तो वैक्सीनेशन करानी है, अब ये चाहे घर घर में ये बात है, तो उसी तरह घर घर में ये बात होनी चाहिए कि बच्चे की सुनने की जांच होनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरा में इम्यूनाइजेशन कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है, इसका कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा जानकारी दीजिए। इम्यूनाइजेशन का रोल है लेकिन बहुत बड़ा रोल नहीं है। अवेयरनेस का रोल जरूर बड़ा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि गर्भावस्था में अगर मदर को टॉर्च ग्रुप ऑफ इंफेक्शन जो बोला जाता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, कई प्रकार की वायरल इलनेस है, अगर वो मदर को हो जाती हैं तो वो बहुत प्रबल संभावनाएं होती हैं कि बच्चे को भी, बच्चा जो है जन्मजात सुनने की क्षमता के साथ पैदा नहीं होगा। यही है, मदर की तरफ से वैक्सीनाइजेशन है, बच्चे का वैक्सीनाइजेशन में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता। लेकिन मदर के वैक्सीनेशन में बड़ा रोल प्ले करता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब मदर की गर्भावस्था के दौरान उसका स्वास्थ्य काफी बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के। जी। तीसरा, मैंने देखा कि जो यंग आबादी हमारी है उस पे ये समस्या ज्यादा दिख रही है जो हियरिंग की है, तो इस पर क्या हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है रमेश जी। दोबारा से क्या हुआ है कि एक आम धारणा ये बनी हुई है कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उन्हीं को नॉइस इंड्यूस यानी ध्वनि प्रदूषण से ही सुनने का नुकसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में आजकल डिजिटल युग में इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, ब्लूटूथ हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, और अक्सर हर डॉक्टर के पास ये प्रश्न आता है कि क्या इसके एक्सेसिव यूज से हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे तेज डिवाइस पे पढ़ाई करते हैं, बाहर ना निकल पाने का एक जो जीवन शैली बन गया हमारा, उसके बाद तो मनोरंजन के लिए फिर से डिजिटल चीज का ही माध्यम का सहारा लेते हैं, वीडियो गेम्स हो, तेज तेज नॉइज हो रही है, तो इससे भी बच्चों को या युवा वर्ग के अगर आप बात कर रहे हैं तो उनको हियरिंग लॉसेस कई गुना बढ़ते जा रहे हैं। एक और बात आती है, मान लीजिए आपको हियरिंग लॉस है तो क्या ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है अगर आप उसको दिखाते नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इस बात में चर्चा करें कि अगर हमें हेडफोन से या फिर तेज आवाज से या फिर ईयरफोन से अगर हमें जो हियरिंग लॉस होता है, तो कई बार लोगों की आम धारणाएं ये रहती हैं कि यार कोई बात नहीं, हियरिंग लॉस हो गया है, कुछ दिनों के शोर से थोड़ा दूर रहेंगे, हमारा हियरिंग लॉस ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर शोर से अगर किसी भी व्यक्ति को 20%, 50%, 70%, कितना भी परसेंट का लॉस है, जो भी वो लॉस है वो स्थायी होता है, उसके लिए कोई दवाई नहीं होती, कोई ऑपरेशन नहीं होता, और अगर हम शोर से 1 महीने क्या हजारों महीने भी दूर रहेंगे तो वो वापिस से नहीं आता। तो एक बार का हियरिंग लॉस यानी सुनने का बहरापन तेज नॉइज से हुआ हमेशा के लिए परमानेंट और स्थायी होता है।
बिल्कुल। आपने नॉइस पॉल्यूशन से दूर रहने की बात कही है, ज़्यादा जोर से जो आजकल हम डांस डीजे वगैरह देते हैं उससे बचना चाहिए आपने कहा। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसे हियरिंग लॉस हो रहा है, उसकी श्रवण करने की बहुत क्षमता ही कम हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इनके लिए हमें 60-60% का रूल बताया गया है। 60% यानी 60-60 का रूल क्या है? 60% यानी हमारे हेडफोन्स में जितनी भी वॉल्यूम मैक्सिमम है उसको हम 60% से ज्यादा पे नहीं जाना चाहिए। कि अगर एक नॉर्मली सामान्य तौर पे हमारी हेडफोन्स की वॉल्यूम 110 डेसिबल्स तक होती है। जी 110 डेसिबल को अगर हम एक्सपोज करें, हमारे कान उतने मजबूत नहीं होते कि इतनी तेज की आवाज की क्षमता को काफी लंबा समय के लिए सह पाए। तो यानी 60 डेसिबल 60% इसका, और दिन का 60 मिनट्स यानी 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और 60% से ज्यादा की वॉल्यूम पे अगर हम सुनेंगे तो हमें हियरिंग लॉस हो जाता है। थोड़ा इसके इलाज और के। जी पहचानने की बात की ये जो हियरिंग लॉस होता है ये नॉइस पोल्यूशन से या ईयरफोन या हेडफोन वाला, ये नहीं है कि आज मैंने सुना तो मुझे 1 घंटे के बाद हियरिंग लॉस होगा। वो तो तब होता है जब बहुत तेज बम वगैरह फटे। जी नॉर्मली ये बाद में जाके प्रकट होता है, यानी मैंने 1 महीना तेज आवाज से सुना और 2 महीने बाद जाके मेरे हियरिंग लॉस स्टार्ट हो गया, मुझे पता चलना शुरू हुआ। शुरुआती दौर पे कम सुनना, बातों में रिपीट करना, टेलीफोन की तरफ आवाज आए तो अगर चेहरा नहीं नजर आए तो टेलीफोन पे जैसे हम बात कर रहे हैं अनजान आदमी से तो हमें चीजों का समझ ना आना, हाँ या नहीं में बार बार रिपीट करवाना, कानों में सीटी बजना, कंटिन्यूअसली रिंगिंग वॉइसेस, बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना, या फिर डिप्रेशन, इस प्रकार की कई प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। जी इलाज, एक और पॉइंट इससे पहले मैं इलाज में आऊं, क्या पेन किलर्स भी इसके लिए एक वजह है? क्योंकि मैं कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें पेन किलर को भी एक वजह बताया जा रहा है। हाँ जी, अगर हम बहुत लंबे समय तक अपने पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं तो ये भी हमें हियरिंग लॉस कर सकती है, नो डाउट। सर आप थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसके इलाज के बारे में भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास आज के दिन में अगर एक सामान्य रोगी डॉक्टर के पास आता है, हमारे पास इलाज की क्या सुविधा है? इलाज एक्चुअली डिपेंड करता है कि जैसे हमारे को देखने की समस्या हुई आमतौर पे तो उसका इलाज दवाइयां भी हैं, उसका इलाज चश्मा भी है और उसका इलाज ऑपरेशन भी है। उसी प्रकार काला मोतिया अलग है, सफेद मोतिया अलग है। उसी तरह हियरिंग लॉस के भी कई समस्याएं हैं, अलग अलग डिजीजेस हैं, अलग अलग उनकी निदान है। कुछ का तो मेडिसिन से हो जाता है, शुरुआती दौर पे इन्फेक्शन हो गया, पेन हो गया, शुरुआती दौर पे अगर चीजें हैं। अगर लेटर स्टेजेस में कान का पर्दा खराब हो जाए, कान की हड्डी गल जाए, या संक्रमण यानी इन्फेक्शन दिमाग की तरफ बह रहा है, 2-3 साल तक कान बह रहा है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा कोई भी ईएनटी डॉक्टर उसका ऑपरेशन के द्वारा तो उसको चीजों को स्थायी रूप से स्थिर कर देता है या बेटर कर देता है। उसी प्रकार से अगर बच्चों से जन्मजात बहरापन होता है, जो बच्चे पैदाइशी बिल्कुल गूंगे बहरे हुए हैं, तो कॉक्लियर इम्प्लांट नाम की सुविधा होती है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक ऐसा यंत्र होता है जो रमेश जी कान के अंदर लगा दिया जाता है। जी जितनी जल्दी लगाया जाए, 1 या 1.5 साल के बच्चे में लगाया जाए, तो वो सारी उम्र के लिए, ताउम्र के लिए काम करता है। बहुत सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी सुविधाएं देती हैं। हमारे सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फरीदाबाद में 9 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है। तो बच्चे एकदम इससे ऑपरेशन कराते ही मतलब 6 महीने साल में वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह compete करने लगते हैं। साल 1.5 साल में वो पता भी नहीं चलता कि जन्म से गूंगे बहरे हुए। तो साइंस की इतनी तरक्की है। इसके अलावा बुजुर्गों में जो हियरिंग लॉसेस होते हैं, आप देखते होंगे रमेश जी, एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक मुख्य कारण है, और ओल्ड एज उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट करता है। तो उसके भी हियरिंग लॉसेस के लिए कानों में मशीन होती हैं जो एक आमतौर पे प्राय बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तरह तरह की टेक्नोलॉजीज और डिवाइसेस उसके लिए भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर वैसी हेल्थ में भारतीयों का इतना ज़्यादा हो जाता है, तो कई लोग तो जो है ये हेयरिंग लॉस को अपनी नियति मान लेते हैं, चलो अब एज हो गई कोई बात नहीं, चलता है, ऐसी जीवन काट लेंगे। ये इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि एक नेशनल प्रोग्राम हम हियरिंग लॉस के लिए भी चला सकते हैं जिसमें भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखे? बिकॉज स्टेट हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है। हाँ बिल्कुल, नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो स्कीम है, एडिप स्कीम है, जिसके अंदर जो बच्चे गूंगे बहरे हुए हैं 9 लाख रुपए का ऑपरेशन है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो एक नेशनल प्रोग्राम है एडिप प्रोग्राम, जिसके तहत
बच्चे अपना इनरोल कराएं और अपना ऑपरेशन कराएं। फरीदाबाद में मैं स्वयं ही ऐसे लगभग 200 से ज्यादा बच्चों का ऑपरेशन कर चुका हूं, और ये ऑल ओवर इंडिया है। कोई भी बच्चा कहीं पे भी आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के किसी भी आईडीएफ अप्रूव सेंटर पे करवा सकता है। कुछ राज्य सरकारें भी इस प्रोग्राम को बच्चों के लिए सपोर्ट कर रही हैं। रही बात बड़ों में, तो मशीन लगना ही है, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में है, शायद लॉजिस्टिक एक प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब बात जैसे आपकी सही है, जी लेकिन बढ़ती जनसंख्या के आगे कोई भी प्रयास कई बार छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल। अब आपने कितने लोग आप तक पहुंच पाते हैं या डॉक्टर रवि भाटिया जैसे लोगों तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन की भी बहुत बड़ी कमी है। तो जिस हिसाब से मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा देख रहा था डॉक्टर साहब की 2050 तक 700 मिलियन लोग जो हैं वो सुनने की समस्या का शिकार हो जाएंगे, उस पैमाने पे हमारी तैयारी है? नो डाउट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा है, इसमें तो कोई, और हमारी कॉम्पिटेंसी लेवल तो इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरे वर्ल्ड में अपने टेक्निकल नॉलेज और एबिलिटीज के लिए माने जाते हैं। हिंदुस्तानी डॉक्टर तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो नो डाउट है। आई थिंक अवेयरनेस समय के अनुसार चीजें आती जा रही हैं। जैसे सोशल मीडिया का आपका इतना अच्छा माध्यम है कि आप इतने तक लोगों तक अवेयरनेस की बात पहुंचा पा रहे हैं, तो अवेयरनेस जैसे जैसे आती जाएगी, मेरे ख्याल से कुछ बीमारियां तो जो चैलेंजिंग हैं वो आने वाले समय में नहीं रही और कम हो गई पहले से। यानी हम तो मैं तो पॉजिटिव हूँ। तो बिल्कुल 3 मार्च वर्ल्ड हियरिंग डे के दिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो श्रवण करने की दिक्कत आ रही है, सुनने में जो समस्या आ रही है, उसे बिल्कुल भी दरकिनार ना करें, उसका इलाज कराएं, उसका इलाज है। बिल्कुल है, बचपन से जन्मजात बहरेपन से लेके बहते हुए कान और हर चीज का इलाज साइंस में, लेकिन बड़े आराम से। बड़े कॉस्टली हेयरिंग एड भी है। मैं कई रिएक्शंस पढ़ रहा था लोगों के। तो डॉक्टर साहब ये इस पे कैसे ध्यान दिया जाए कि लोगों की पहुंच तक ये हेयरिंग एड, खासकर बुजुर्ग लोगों की पहुंच तक ये हेयरिंग एड हो जाए? मेरे ख्याल से तो मतलब अगर हम कॉस्ट की बात करें, रमेश जी आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि कैसे सस्ता हो, हेयरिंग एड की कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नो डाउट हियरिंग एड बहुत ही महंगे हैं और एक आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं। ये मेरी भी समझ से बाहर है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब इतनी बड़ी आबादी के लिए मतलब 25,000 रुपए का एक कान का ही मशीन लगाना संभव ही नहीं है। लेकिन आई थिंक समहाउ डिपेंडेंसी ऑन अनदर कंट्रीज, इंपोर्ट खत्म करके स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग करना ही इसका एक समाधान है। मेक इन इंडिया आप कह रहे हैं समाधान है इसका? बिल्कुल, अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। मैं आखिरी में आपसे चाहूंगा, अगर कोई संदेश आप देश की जनता को देना चाहते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे के दिन, आप दे सकते हैं सर। मेरा संदेश यही है कि कानों की सुनने की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक तौर से सक्रिय रहने के लिए, रोजगार के लिए, हर जगह हमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। ये एक बार मिलती है, बड़ी कीमती होती है। कानों में खुजली करना, कान में तेल डालना, कान के अंदर तिलियां घुमा देना, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना करें। तुरंत अपने नजदीकी विशेषज्ञ से सलाह लें। जन्मजात बहरापन एक कॉन्ट्ररी, बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आने वाली एक बीमारी बन के रह गई है। कान अगर बहते हैं, पर्दे खराब हैं, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। डायबिटीज होने के बाद अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रखें, क्योंकि लंबे समय तक डायबिटीज होने पे बुजुर्गों का हियरिंग लॉस कई का समय से काफी पहले हो जाता है और ज्यादा रहता है। और स्वयं का सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएं और उनसे ही सलाह लेके, एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और उनसे सलाह से ही अपना इलाज करें, ना कि खुद के डॉक्टर खुद बने। एक सामान्य सी बात में जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हमारे कान में खुजली हो गई या कोई दिक्कत हो गई, हम खुद ही उसकी सफाई करने में लग जाते हैं आजकल। तो इससे बचना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर के पास, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, हमारे देश में प्रचलन है, गाय के दूध से लेके हर प्रकार के तेल मार्केट में रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं, उससे चीजें ठीक नहीं होती, कई गुना बढ़ जाती हैं। गर्म करके तेल डाल लो। शायद मेरी और आपकी माँ ने भी कभी न कभी हमारे साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आज भी पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। तो इस तरह का कोई काम हमें खुजली के लिए ना करें। और अमूमन लोग कान साफ करने के नाम पे कानों में ईयरबड्स का इस्तेमाल करके कान के अंदर बाहर आने वाली मैल को और अंदर धकेल के इन्फेक्शन को जन्म ले लेते थे।
छोटी छोटी चीजें हैं जिससे चीजें और खराब से खराब और बद से बदतर हो जाती हैं, उसका ध्यान रखें। डॉक्टर रवि भाटिया, ऐसा ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वर्ल्ड हियरिंग डे यानी 3 मार्च के दिन हमने बात की, जो बहरेपन के शिकार हो जाते हैं, अगर समय से इलाज मिल जाए तो वो इससे बाहर आ सकते हैं, और ये एक बड़ी समस्या है, वो धीरे धीरे अपने पैर पसार रही। अगर समय रहते हम नहीं चेते तो ये बड़ी आबादी को अपनी जद में ले लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए।